वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिटेल में IRFC का IPO आने वाला है। कुछ लोग आप उसके बारे में जानते होंगे और कुछ लोगों को नहीं पता। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे जितने भी आपके सवाल हो सकते हैं या हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जितने भी सवाल होते हैं ना IPO के रिगार्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट सभी हम उसमें कवर करने वाले। उसके बाद मैं भी एक आखिरी में अपना अपना जो सजेशन है कि इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए या फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कंपनी करती क्या है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसको आसान भाषा में समझाओ ना। IRCTC जो भी काम करती है उसको जितने भी पैसों की ज़रूरत होती है, जितने भी कैपिटल की उसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो ये वो कंपनी है जो उसको पूरा मैनेज करती है। IRFC, जी हाँ, इंडियन रेलवे फाइनेंस, ये जो है ना, यही पूरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द फाइनेंस नेसेसरी फॉर सच एक्टिविटी। तो जितने भी उसकी एक्टिविटी होती है उसी के लिए ये कंपनी, से IRCTC नहीं, ये कंपनी RVNL आपने सुना होगा, और रेलटेल और भी एक दो कंपनी है, उनके लिए भी जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है यही मैनेज करती है। तो आप समझ सकते हैं किसी भी बिजनेस में फाइनेंस का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो यही कंपनी उसको पूरा हैंडल करती है। तो उसके लिए और दूसरी बात बताऊं, कैपिटल रिक्वायरमेंट फिर वो डोमेस्टिक मार्केट से कैपिटल करना है, किसी सस्ते दाम पे मैनेज करना है, उठाना है मार्केट से पैसा, या फिर ओवरसीज से भी उठाना है, तो यही कंपनी कहाँ से क्या चीज़ प्लान करना है पूरा हैंडल करती है। तो IRCTC का ग्रोथ जितना तेज़ी से होता है ये इसकी कंपनी की भी ग्रोथ IRCTC के ग्रोथ पे ही होती है। तो प्लस दूसरी चीज़ आप सभी को पता है कि रेल एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी बंद नहीं होने वाली है। IRCTC कभी कंपनी बंद नहीं होने, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी भी बंद नहीं होने वाली, क्योंकि IRCTC आगे आगे चलता है बट ये बैकएंड में काम करता है। अगर ये कंपनी काम ना करे, ये कैपिटल जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ना करे, तो IRCTC रेल ठप हो जाएगी। यहाँ आप पढ़ सकते हैं ये जो IRFC की बात करी है 1986 में कंपनी सेटअप हुई, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंपनी नहीं है। और इसको पूरा मॉनिटर कौन करता है? इसको करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कॉरपोरेशन। तो वो उसको गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट के पास ही इसके मैक्सिमम स्टेक हैं, जैसे कि IRCTC में। और इसको थोड़ा और समझे कि IRFC इज ए फाइनेंस आर्म ऑफ द इंडियन रेलवे। तो वही आप कह सकते हो उसको राइट हैंड है। जैसे मैंने बताया कि IRCTC तो आगे आगे चलती है, बट जो मेन उसका पैसे का काम है वही ये कहाँ से द कंपनी रेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इंडियन रेलवे फॉर एक्सपेंशन एंड रनिंग थ्रू। जो भी उसके नए प्रोजेक्ट आने उस चीज़ के लिए भी, और जो करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए भी। कहाँ से आप देख सकते हैं, कैपिटल मार्केट एंड अदर बोरोइंग। कहाँ से? कैपिटल मार्केट से भी, डेट फंड से भी, या फिर किसी से आप डिटेल में और यहाँ पढ़ सकते हैं। जो इसका जो IRFC का जो प्राइमरी बिजनेस है, जो इसके बिजनेस को उसको रोल करना है उसके, ताकि उसकी जो बिजनेस मॉडल है उसको आगे बढ़ाना है। अगर एग्जांपल देखें यहाँ फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ देख सकते हैं उसके जितने भी ट्रक हो गए हैं, कोचेस हो गए हैं, फ्लैट, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्रेन्स हो गए हैं, कंटेनर हो गए, इन सभी को जो भी उसके रिक्वायरमेंट है या फिर करंट प्रोजेक्ट में या फिर आने वाले में, उन सभी को इसको मैनेज कौन करती है? आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ ROA आप जिसे कहते हैं, तो वो लोग इसका मैनेज करते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है ना कि IRCTC को काम करने के लिए, रेल चलाने के लिए, पावर के लिए कुछ तो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। आप समझ रहे हो? कुछ तो उसको पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है IRFC से। और IRFC के पास कहाँ से पैसा आता है? पहली बात, गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट हर यूनियन बजट में इसमें अपने इसके उस में पैसे डालती है। उसके बाद ये मार्केट से भी एज पर रिक्वायरमेंट पैसे का अरेंजमेंट करते हैं फॉर IRCTC और उसके जितने भी RVNL या रेलटेल है उन सब के ही लिए। अब बात करते हैं IPO के बारे में। सबसे पहले वाई टू इन्वेस्ट इन दिस IPO, कि क्यों करें। देखिए, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, IRFC इज़ ओनली पब्लिक सेक्टर NBFC। मैंने कहा कि एक NBFC तो बहुत सारे हैं, लेकिन PSU जो है NBFC वो पहली है जो पब्लिक होने जा रही है, अभी तो कोई है भी नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्यों आ जाता है, इट हैज़ जनरेटेड स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, यानी इसको जो 4 साल का CAGR है, जिस 20% से इनका कंटिन्यूस 4 साल से जो इनका रेवेन्यू आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। CAGR 40-20 इज़ ग्रेट। और नेक्स्ट पॉइंट क्यों करना चाहिए कि देयर आर सेवरल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। हम सभी जानते हैं, स्मार्ट सिटीज़ हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, और भी कोई चीज़ें आने वाली एस्टिमेटेड टू कम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर।
तो इसकी क्या है कि इसके लिए इनको देयर इज़ ह्यूज फाइनेंशियल रिक्वायर फॉर सच प्रोजेक्ट, एंड वहाँ पे जब भी IRCTC को पैसे की ज़रूरत होगी तो कौन आता है, देयर वुड बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर IRFC। तो वहाँ पे कौन खड़ा हो जाएगा सबसे पहले, IRFC, कि पैसे का अरेंजमेंट मैं करता हूँ, आप रेल चलाओ, कहने का मतलब ये है। और इसको पैसे कहाँ से लाएगी, वो हम कुछ पैसे आते हैं गवर्नमेंट से, कुछ पैसे आते हैं मार्केट से। तो ये है नेक्स्ट रीज़न क्यों करना चाहिए। देयर इज़ नो लिस्टेड पेयर, आप पढ़ सकते हैं आराम से यहाँ, देयर इज़ नो लिस्टेड पेयर, इसका कोई कॉम्पिटिटर अभी तक है नहीं इन द सेम इंडस्ट्री, हैंस वी कैन नॉट से IRFC शेयर इज़ अंडर प्राइस और ओवर प्राइस, क्योंकि अभी जो इसका P है वो 6 और 7 के बीच में है। आप देख सकते हैं यहाँ 7 लिखा है, 7, जो कि एक अच्छा है, लेकिन कंपेयर किससे करूँ, कंपेयर करने वाला होना भी तो चाहिए, मतलब ये तो हम ही हैं, जैसे भी हैं हम ही हैं, ये वही वाली बात है। तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा है। और नेक्स्ट बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, आप देख सकते हैं कंपनी की जो फाइनेंशियल है, EPS जो अर्निंग पर शेयर जो बात होती है वो 3.9 चल रहा है, लास्ट 3 ईयर्स जो एवरेज था 3.62, मतलब 3 साल पिछले 3 सालों में 3.62 था, इस बार 3.9 के आसपास, जो कि EPS भी बढ़ा है, जो कि एक अच्छा साइन है। EPS ग्रो करता है कब करता है, जब कंपनी प्रॉफिट शो करती है, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बात करते हैं प्रॉफिट की, बात कर रहे हैं EPS की बात करें तो प्रॉफिट देख ही लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आराम से, ये 16, 17, 18 का तो इसका डेटा नहीं है, बट जो 18 से जो डेटा आ रखा है 18, 19, आप ये रेवेन्यू देख सकते हैं, ये खर्चे देख सकते हैं, और ये नेट इनकम। तो आप देखोगे यहाँ पे नेट इनकम की अगर बात करें तो ये भी कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 18 में 2050 था, 19 में 2215 है, 2255, और इस साल 3662, यानी कि नेट इनकम भी बढ़ते जा रही है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यस, कंपनी के खर्चे भी बढ़े, लेकिन ठीक है, एक्सपेंशन प्लान में है तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही, उसके बाद भी नेट इनकम बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं IPO के बारे में। IPO ओपन होगा 18 को, यानी कि मंडे होगा शायद उस दिन, हाँ मंडे होगा उस दिन, और IPO क्लोज होगा 20 को। आप सभी जानते हैं IPO 3 दिन के लिए खुलता है IPO का विंडो, और जो IPO का साइज़ जो है जो इसका आ रहा है वो करीबन 4633 करोड़ का है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एक साइज़ है, काफ़ी बड़े मात्रा में शेयर मार्केट में आएंगे। दूसरी फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि 10 रुपये का फेस वैल्यू, ऐसा नहीं कि 5 रुपये या 2 रुपये का, तो ये भी अच्छी चीज़ है। प्राइस बैंड क्या रखी है कंपनी ने, 25 से 26, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा कट ऑफ पे ही, यानी कि 26 पे ही आप अपना IPO अप्लाई कीजिए। कंपनी दोनों जगह लिस्ट हो गए, BSE and NSE, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिटेल का पोर्शन 35। वहीं बात करें तो अगर जिन लोगों को IPO मिलेगा उसके ऊपर भी बात करते हैं कि 25 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला नहीं है बेसिस, और रिफंड की प्रोसेस, जिन लोगों को नहीं मिला उन लोगों को रिफंड चालू हो जाएगा 27 जनवरी से। और क्रेडिट, अगर जिन लोगों को मिल गया है अलॉटमेंट, उनके जो डीमैट में अकाउंट 28 को आ जाएंगे, और 29 को आपकी, यानी कि फरवरी से पहले ही आपको बम्पर लिस्टिंग आपके पास गिफ्ट मिल जाएगा। तो ये है इसकी चीज़। वहीं बात करें मार्केट लॉट की, एक लॉट में शेयर होंगे 575, जिन लोगों को मिलेगा तो उनको उनके अकाउंट में होंगे 575, 575 शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। उसके लिए आपको पे करना होगा 14,950, और मैक्सिमम अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें बुलिश हैं तो आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक रिटेल कैटेगरी में हम 2 लाख से मैक्सिमम 2 लाख तक ही या उससे कम ही अप्लाई कर पाते हैं, उसके बाद आपको HNI कैटेगरी के लिए अप्लाई करना होता है। तो एज ए रिटेलर आप 13 के लिए ही कर सकते हैं, और उसके लिए आपको 1,94,350 रुपये देने होंगे। तो ये है उसकी बातें। और अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। जैसे कि बताया था कि पूरा गवर्नमेंट ओन्ड है, तो पूरे शेयर अभी तक इसके प्रमोटर गवर्नमेंट ही है। अभी मार्केट में आने के बाद फिर बच जाएंगे इसके बाद 86, लेकिन एज़ पर द सेबी नॉर्म्स किसी भी कंपनी को लिस्ट होने के बाद 75% इससे नीचे ही अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को लाना पड़ता है। तो आने वाले कुछ सालों में इसको धीरे धीरे इसमें और OFS आएगा, और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको 75% तक नीचे आएगा, जैसे कि IRCTC का आया और गवर्नमेंट ने अपना मार्क बेचा था, वैसे ही आगे भी इसमें भी होगा। होप आपको आपके सभी सवालों का आंसर मिल गया होगा। मैं क्या करने वाला हूँ वो भी बता देता हूँ। मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं मैं उन सभी के नाम से एक लॉट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। कंपनी काफ़ी अच्छी है, रीजनेबल वैल्यू पे मिल रहा है, P अच्छा है,
और मोनोपोली है। एंड कंपनी के प्लान अच्छे हैं, एक्सपेंशन प्लान, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग में है, तो इसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और प्लस आईआरसीटीसी के साथ तो वैसे भी पंगा लेना ही नहीं है, तो मैं तो अपने सभी फैमिली के नाम से अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन पहले दिन का डेटा देखूंगा फर्स्ट डे। आई एम श्योर कि इसमें ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, जीएमपी भी काफ़ी अच्छा इसका होगा, यानी ग्रे मार्केट प्राइस जैसे जैसे आएगा टेलीग्राम पे आपको अपडेट करते जाऊंगा कि क्या रहा आज का जीएमपी और क्या रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी मार्केट एनालिसिस के साथ, जो आज का मार्केट का मोमेंट है उसके बाद मिलते हैं, उसमें मिलते हैं।